नमस्कार दोस्तों। तो हम बात करेंगे डाइजेशन का सेकंड पार्ट यानी पाचन का दूसरा पार्ट। इसमें अगर एक बार फिर से देख लें डाइजेशन होता क्या है। डाइजेशन 5 चरणों में पूरा होता है। पहले में क्या होता है, इंगेशन यानी अंतःग्रहण। इंगेशन में क्या होता है, इसमें भोजन को मुख द्वारा ग्रहण किया जाता है। पहला होगा इंगेशन। और फिर दूसरा में क्या होता है, दूसरा यानी पाचन। भोजन ग्रहण करने के बाद पाचन कैसा होता है, तो पाचन के इसमें भोजन के जटिल यौगिकों को यानी बड़े यौगिकों को छोटे यौगिकों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को हम पाचन कहते हैं। यानी जो बड़े कण होते हैं भोजन के जो बड़े कण होते हैं यानी बड़े बड़े कण, उन्हें छोटे कण में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को हम पाचन या फिर डाइजेशन कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं अवशोषण यानी एबॉर्शन। एबॉर्शन क्या होता है, भोजन तो मुख के द्वारा प्रारंभ हो जाता है, मुख के द्वारा प्रारंभ हो जाता है, लेकिन यह छोटी आंत में पूर्ण होता है। इसके बाद छोटी आंत में इस भोजन का अवशोषण होता है। इसके बाद हम चौथा देखेंगे मल स्वांगीकरण यानी एसिमिलेशन। एसिमिलेशन यानी मल स्वांगीकरण। इसमें क्या होता है, इसके द्वारा यानी इसमें रक्त के द्वारा पोषक पदार्थों को शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाया जाता है। ये एसिमिलेशन हो गया। और उसके बाद हम देखेंगे पाँचवा यानी अब हम देखेंगे ईगेशन यानी परित्याग क्या होता है। परित्याग में ये होता है कि अपचित भोजन को बड़ी आंत के द्वारा एनएच के माध्यम से शरीर के बाहर निकाल देना ही ईगेशन या फिर परित्याग कहते हैं। मनुष्य में पाचन 2 प्रकार से होती है। पहला यांत्रिक पाचन और दूसरा रासायनिक पाचन। यांत्रिक पाचन यानी मैकेनिकल डाइजेशन। इसके अंतर्गत भोजन को निगलना, पीसना, चबाना, कुतरना, ये सब इसमें आता है, ठीक है। और दूसरा होता है रासायनिक पाचन यानी केमिकल डाइजेशन। इसके अंतर्गत एंजाइमों की सहायता से, जो भी एंजाइमों की सहायता से पाचन की क्रिया पूर्ण होती है, उसे हम रासायनिक पाचन कहते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे ग्रंथियाँ, ठीक है, कौन कौन सी ग्रंथि होती हैं। इसके पहले हम आहार नाल पढ़े थे, एलिमेंट्री कैनाल। उसमें क्या था, माउथ था, फायरिंग्स यानी ग्रसनी था, ग्रास नली था, स्टोमच था माने आमाशय, छोटी आंत थी, बड़ी आंत थी, एनस था, रिक्टम था, ये सब था एलिमेंट्री कैनाल में। बस हम लोगों का बचा था कि ग्रंथियाँ कौन कौन सी होती हैं। ग्रंथियाँ जैसे हो गई पैरोटिड ग्लैंड हो गई, उसके बाद यकृत की कौन सी ग्रंथियाँ हो गई, पित्ताशय कौन सी ग्रंथि हो गई, पैनक्रियाज में कौन सी ग्रंथि हो गई, और आंतों में कौन कौन सा ग्रंथि पाई जाती है, तो अब हम पढ़ेंगे। और दूसरा था संबंध पाचक ग्रंथियाँ यानी ऐसी ग्रंथियाँ जो पाचन में सहायता प्रदान करती हैं, सहायक प्रदान करती हैं, उन्हें हम संबंध पाचक ग्रंथियाँ कहते हैं। आइए हम देखते हैं सबसे पहले लार ग्रंथि, ठीक है, सैलिवरी ग्लैंड। अब हम बात करते हैं लार ग्रंथि की। लार ग्रंथि क्या होती है, तो मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। पहली ग्रंथि अगर हम देखें तो पहली ग्रंथि मनुष्य के जीवा के दोनों साइड एक की संख्या में उपस्थित होती हैं। आप इमेज में देख लीजिए उससे, जिसे हम अधोजीवा या फिर सबलिंगुअल ग्लैंड्स कहते हैं, ठीक है। अब हम दूसरे जोड़ी लार ग्रंथि की बात करें तो वह निचले जबड़े में स्थित बीच में एक की संख्या में उपस्थित होते हैं, जिन्हें हम सब मैंडिबुलर ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं तीसरी जोड़ी ग्रंथि की बात करें तो तीसरी जोड़ी दोनों कानों में एक की संख्या में उपस्थित होती हैं, जिन्हें हम पैरोटिड ग्लैंड भी कहते हैं। इमेज में आप देख लीजिए। बात करते हैं लार। तो लार में क्या होता है, लार में 99% पानी होता है, सिर्फ वाटर, 99% वाटर होता है, सिर्फ 1% एंजाइम होते हैं। लार में 2 प्रकार के एंजाइम पाई जाती है, पहला टाइलिन एंजाइम और दूसरा लाइसोजाइम एंजाइम। तो टाइलिन एंजाइम क्या करता है, टाइलिन एंजाइम ये स्टार्च के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा लाइसोजाइम एक प्रकार का प्रतिजीवाणु कारक गुण पाए जाते हैं लाइसोजाइम में, ठीक है। लार का पीएच मान 6.8 होता है यानी 6.8 होता है, इसलिए अम्लीय प्रकृति का होता है, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं, तो थोड़ा लिख लेते हैं इसके बारे में हम जो भी पढ़ें, वरना भूल जाएंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे और लिख देते हैं, ठीक है। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे और लिखते हैं। एक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड यानी जठर ग्रंथियाँ क्या होती हैं। अब बात करेंगे हम जठर रस, गैस्ट्रिक ग्लैंड की। जठर रस क्या होती है, यह आमाशय के श्लेष्मा झिल्ली में पाई जाती है। आमाशय के अंदर श्लेष्मा झिल्ली होती है, उसमें ग्रंथियाँ पाई जाती है।
इनका कार्य क्या होता है, जठर रस का, ये विभिन्न प्रकार के जठर रसों का स्राव करती हैं। मनुष्य में प्रतिदिन 2000 से 3000 मिलीलीटर जठर रस का स्राव होता है, ठीक है। उसके बाद अब हम देखेंगे यकृत यानी लीवर क्या होता है। तो आइए देखते हैं, पहले लिख लें उसके बाद। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं लीवर के बारे में। लीवर क्या होता है? मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर को कहते हैं। यह करीब 1.5 से 2 किलोग्राम का होता है। यह करीब 1.5 से 2 किलोग्राम के होता है। इसके नीचे एक थैलीनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे गाल ब्लैडर के नाम से यानी पित्ताशय के नाम से भी जाना जाता है। इसका कलर की बात करें, इसका कलर धूसर कलर का होता है, गहरा धूसर कलर का होता है। यकृत द्वारा पित्तरस जो होता है, जो भी यकृत द्वारा स्रावित पित्तरस होता है, वह पित्ताशय में संचित होता है। पित्तरस आंत में उपस्थित एंजाइमों को, जो भी आंत में एंजाइम पाए जाते हैं, उनको तीव्र कर देता है पित्तरस, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे यकृत के कार्य क्या क्या हैं, कौन कौन से कार्य यकृत के कारण होता है। तो आइए देखते हैं। अगर हम यकृत के कार्य देखें तो यकृत कार्य पित्तरस का स्राव करता है। सबसे बड़ी चीज़, यह पित्तरस का स्राव करता है, लेकिन यह पित्ताशय में संचित होता है, ठीक है। जो भी स्राव उसका होता है पित्तरस, वो पित्ताशय में संचित होता है, लेकिन उसका स्राव, उसका निकालने का कार्य यकृत करता है। यकृत कोशिकाएं कैरोटीन से विटामिन ए का भी संश्लेषण करती है। अब देखें उत्सर्जन, प्रोटीन के अपघटन के दौरान विभिन्न प्रकार के जैसे जल, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजनी पदार्थ जैसे कि अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, विभिन्न प्रकार के पदार्थ उत्पन्न होते हैं। अमोनिया एक विषैला पदार्थ होता है, जिसे यकृत के द्वारा इसे यूरिया में बदल दिया जाता है तथा इसे वॉशरूम के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, अमोनिया को यूरिया में बदलकर, ठीक है। यकृत हिपेरिन का भी स्राव करता है। हिपेरिन क्या होता है? हिपेरिन एक थक्का रोधी प्रोटीन होता है जो ब्लड को जमने से रोकता है। तो अब हम देखेंगे पित्ताशय की। इसके पहले लेकिन जो हमने पढ़ा अभी थोड़ा लिख लेते हैं, ठीक है, उसके बारे में। एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एक स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका भी फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं पित्ताशय यानी गाल ब्लैडर क्या होता है। पित्ताशय क्या होता है? तो पित्ताशय लीवर के नीचे स्थित एक नाशपाती के आकार की संरचना होती है, जिसे हम पित्ताशय कहते हैं। पित्ताशय घोड़ों, व्हेल मछलियाँ, पक्षियों यूँ चूहों में नहीं पाया जाता। अब पित्ताशय के अब हम कार्य देखेंगे, पित्ताशय के क्या क्या कार्य होते हैं। यह भोजन के साथ आए हुए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है तथा यह भोजन को क्षारीय बनाता है, जिससे अग्नाशयी रस अपना क्रिया कर सके। और तीसरा, यह आंत की संकुचन गति को बढ़ाता है, जिससे पाचक रस अच्छे से भोजन में मिल सके। यकृत द्वारा स्रावित ग्रंथि जो पित्ताशय होता है, वह एक वाहिका के माध्यम से पित्ताशय में संचित होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे अग्नाशय यानी पैनक्रियाज क्या होता है, अग्नाशय क्या होता है। तो आइए देखते हैं, पहले उसके लिए थोड़ा लिख लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब बात करें अग्नाशय यानी पैनक्रियाज की। तो पैनक्रियाज क्या है? यह मानव शरीर की सबसे बड़ी दूसरी ग्रंथि है। यह ड्यूडेनम के पास स्थित है। यह एक साथ अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि होती है। अब हम बात करें अग्नाशय के कार्य को। तो अग्नाशय एक प्रकार का अग्नाशयी रस यानी पैनक्रियाटिक जूस का स्राव एवं निर्माण करता है। अग्नाशय के कार्य, पैनक्रियाट का कार्य क्या है? तो अग्नाशयी रस का स्राव करती है और निर्माण करता है अग्नाशय। और दूसरा, ग्लूकेगान और इंसुलिन नामक हार्मोन का भी स्रावण करता है। और तीसरा, मुख्य रूप से एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन नामक एंजाइम का भी, पाचक एंजाइम का भी स्रावण करती है। अगर मेरी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, कोई भी समझ में आया तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्त।